अक्सर आप अपने दोस्तों या जान पहचान वाले लोगों के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों के साथ ड्रिंकिंग तक करते हैं। पर क्या हो अगर वही दोस्त या जानने पहचानने वाला ड्रिंकिंग के बहाने आपके मौत की प्लानिंग करके बैठा हो। 3 अप्रैल 2026 की वो काली रात तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के गोविंदराव पेट के जंगलों में एक ऐसी वारदात की गवाह बनी जिसने रूह कपा कर रख दी। एक ऐसा सुनसान इलाका जहां खेती होती थी, वैसे खेत पर 34 साल का एक शख्स अपने दोस्तों के साथ महफिल जमाए बैठा था और उसे लग रहा था कि ये महज एक पार्टी है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अपनी ही मौत की आखिरी दावत में शरीक हो रहा है। अचानक एक बियर बोतल से उसके सर पर जोरदार वार होता है और इससे पहले कि वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता, उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया जाता है। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि कातिलों ने उस तड़पते हुए इंसान का एक एक पल मोबाइल में रिकॉर्ड किया। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा वो इस खतरनाक केस की सिर्फ एक शुरुआत थी। आइए इस केस को डीपली समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2012 से। तेलंगाना के हनमकोंडा जिले के परकल टाउन की सीएसआई कॉलोनी में रहने वाला मडिकोंडा सुमन भरत एक साधारण इंसान था। सुमन एक ट्रैक्टर ड्राइवर था और बाद में फूड डिलीवरी का काम भी करने लगा था। सुमन एक मेहनती इंसान था जो अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रहा था। साल 2012 में सुमन की शादी लावण्या नाम की एक लड़की से होती है। लावण्या उसी इलाके की रहने वाली थी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सैनिटेशन वर्कर का काम करती थी। शादी के बाद दोनों ने अपना एक छोटा सा घर बसाया। कुछ ही सालों में उनके घर 2 प्यारी बेटियां भी हुई। बाहर से देखने पर ये एक खुशहाल और बिल्कुल नॉर्मल फैमिली लगती थी, लेकिन दोस्तों, सुमन को शराब की एक बुरी लत लग गई। वो आए दिन नशे में धुत रहता था। खबरों की माने तो उसे अपनी पत्नी लावण्या पर शक होने लगा था। जब वो शराब पीकर घर लौटता तो लावण्या के साथ बेदर्दी से उसे मारता पीटता था। बेटियों के सामने ही घर में रोज डोमेस्टिक वायलेंस होते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और लावण्या के लिए लावण्या का ही घर एक नर्क बनता चला गया, जहां उसे रोज मारपीट और जिल्लत का सामना करना पड़ता। और यहीं से लावण्या ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। लावण्या के साथ ही काम करने वाला उसका एक कलीग था, नाम था इमादी नरेश। नरेश परकल टाउन का ही रहने वाला एक मजदूर था। दोनों काम के दौरान मिलते थे और आपस में बातें किया करते थे। धीरे धीरे लावण्या और नरेश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। नरेश को लावण्या की हर तकलीफ का पता था। उसे पता था कि सुमन शराब के नशे में लावण्या को बहुत मारता पीटता है। जब सुमन को इस अफेयर का शक हुआ तो वो और भी ज्यादा शराब पीने लगा और मारपीट की हदें पार कर दी। लावण्या के लिए अब सुमन के साथ एक छत के नीचे रहना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तभी लावण्या के मन में एक खौफनाक विचार आया। उसने सोचा कि अगर सुमन जिंदा ही नहीं रहेगा तो वो नरेश के साथ सुकून और आजादी से रह पाएगी। लावण्या ने नरेश से साफ कह दिया कि हमें सुमन को रास्ते से हटाना ही होगा। नरेश को भी पता था कि सुमन के रहते उनका कोई भविष्य नहीं है। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, लेकिन उन्हें लगा कि सिर्फ 2 लोग इस काम के लिए काफी नहीं होंगे। लावण्या का एक छोटा भाई था, नाम था पिंडाला राजू। लावण्या ने अपने छोटे भाई राजू को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। अब ये तीनों मिलकर सुमन को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये तीनों डायरेक्टली मर्डर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, क्योंकि सीधा शामिल होना एक जोखिम भरा काम था। तभी नरेश ने एक आइडिया सुझाया कि हमें एक प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए ताकि वो मर्डर के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से भी बच जाए और काम भी पूरा हो जाए। नरेश के मुलुगु जिले में कुछ जान पहचान के लोग थे। उसने चीरान शेट्टी वेंकटेश्वर लू नाम के एक शख्स से संपर्क किया। वेंकटेश्वर लू इस काम के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने 5 लाख रुपए की मांग थी। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल था कि इतने बड़े रकम आखिर कहां से आएगा। लावण्या, नरेश और लावण्या का छोटा भाई राजू तीनों ने मिलकर पैसे जुटाने की योजना बनाई। लावण्या ने अपने शादी के सोने के गहने गिरवी रखे और वहां से 1,59,000 रुपए जुटाए। ये वही शादी के गहने थे जो कभी सुमन ने लावण्या को किसी भरोसे के साथ पहनाया था, लेकिन अब वही गहने सुमन के मौत का फंड बन चुका था। नरेश ने अपनी बचत से 2 लाख रुपए दिए और राजू ने भी अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का इंतजाम किया। इस तरह कुल 4,59,000 रुपए वेंकटेश्वर लू को एडवांस के तौर पर दे दिए गए। ये तय हुआ कि बाकी के 40,000 हत्या की सबूत दिखाने के बाद ही दी जाएगी। वेंकटेश्वर लू ने इस काम को अपने साथ भूकिया राकेश नाम के एक और बंदे को शामिल कर लिया और अब उनकी टीम पूरी तरह तैयार थी। 3 अप्रैल 2026 की वो तारीख आ गई जब सुमन की जिंदगी की आखिरी तारीख बनने वाली थी। वेंकटेश्वर लू ने सुमन से पहले जान पहचान बढ़ाई, फिर कॉल करके कहा, भाई तुम मुलुगु आ जाओ ना, यहाँ तुम्हारे लिए एक अच्छा काम है, पैसे भी बढ़िया मिलेंगे और रात को आराम से साथ बैठकर शराब भी पिएंगे। सुमन को भी जरा सा भी शक नहीं हुआ
क्योंकि उसे काम और शराब की लालच दी गई थी। दोपहर में नरेश और राजू सुमन को पिक करने के लिए घर पहुंच जाते हैं। लावण्या ने घर पर ऐसी एक्टिंग की कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और वो बच्चों के साथ वहीं रुकी रही। सुमन बेफिक्र होकर कार में बैठ गया और वो सब लोग मुलुगु जिले के गोविंदरावपेट इलाके की तरफ निकल पड़े। वहां चलबाई गांव के पास वेंकटेश्वर लू का अपना एक सुनसान खेत था। वो जगह गांव से काफी दूर और जंगल के बीच एकदम अकेली थी, जो इस खौफनाक कत्ल को अंजाम देने के लिए सबसे सही जगह थी। जब सुमन वहां बताए हुए पते पर पहुंचा तो वेंकटेश्वर लू और राकेश उससे मिलते हैं। उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा कि आओ भाई, पहले थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर काम की बातें करते हैं। उन्होंने बियर निकाली और सुमन को पीने के लिए दे दी। सुमन बहुत ही खुश था क्योंकि उसे लगा कि उसे अब नया काम मिल गया है और साथ ही साथ उसे अब नई पार्टी भी मिल रही है। वो लोग ड्रिंकिंग करते गए, बियर पीते गए और हंसी मजाक वाली बातें चलती रही। लेकिन सुमन को अंदाजा भी नहीं था कि वेंकटेश्वर लू और राकेश उसे ज्यादा से ज्यादा नशे में धुत करना चाहते थे। उनका मकसद उसे इतना बेसूध बनाना था कि वो चाह कर भी अपना बचाव न कर सके। कुछ घंटों बाद सुमन पूरी तरह नशे में डूब चुका था और उसे अपना होश ही नहीं था। वो मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था और तभी अचानक वेंकटेश्वर लू ने पास रखी एक बियर की बोतल उठाई। उसने पूरी ताकत से वो बोतल सुमन के सिर पर दे मारी। बोतल टूट गई और सुमन के सिर से खून की धार बहने लगी। सुमन संभल पाता उससे पहले ही उस पर दोबारा वार कर दिया गया। सुमन पूरी तरह टूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। वो जमीन पर पड़ा हुआ बस हल्की हल्की सांसें ले रहा था और हिलने की हालत में भी नहीं था। इसके बाद वेंकटेश्वर लू ने अपनी कार से पेट्रोल की कैन निकाली, जिसे वो पहले से ही इंतजाम करके लाया था। उसने सुमन के पूरे शरीर और उसके कपड़ों पर पेट्रोल उड़ेल दिया। सुमन उस वक्त जिंदा था और सब कुछ महसूस कर रहा था, पर नशे की हालत में वो अपनी बॉडी को हिला तक नहीं पा रहा था। फिर कातिलों ने माचिस की तीली जला दी और सुमन को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें सुमन के शरीर को झुलसाने लग रही थी और जंगल के सन्नाटे में उसकी चीखें भी गूंज रही थी, पर वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दरिंदे यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने इस वारदात को रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला और लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उन्होंने सुमन के जलने और तड़पने के एक एक पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया ताकि वो कत्ल का सबूत बनाकर अपने बचे हुए रकम लावण्या से ले सके। कुछ ही मिनटों में दो मासूम बेटियों के पिता मेडिकोंडा सुमन भरत की मौत हो गई। 4 अप्रैल 2026 की सुबह वेंकटेश्वर लू और राकेश मुलुगु में लावण्या और राजू से मिलते हैं। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और वो डरावना वीडियो दिखाया जिसमें सुमन आग की लपटों में घिरा हुआ था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। कातिलों ने साफ कहा कि देखो, हमारा काम पूरा हो गया है और अब हमारा बाकी का पेमेंट दे दो। लावण्या ने अपने ही पति को जिंदा जलते हुए देखा और बिना किसी झिझक के उन्हें 40,000 रुपए थमा दिए। अब यह खौफनाक कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब सबको पुलिस से बचने के लिए अपनी अपनी कहानी तैयार करनी थी। लावण्या तुरंत परकल में अपने ससुराल चली गई ताकि गांव वालों को उस पर कोई शक न हो। उसने वहां एक फिक्रमंद पत्नी होने का नाटक शुरू कर दिया और सबको कहने लगी कि उसे नहीं पता कि सुमन कहाँ चला गया है। इधर वेंकटेश्वर लू और राकेश ने सबूत मिटाने के लिए सुमन की बची हुई हड्डियों और अवशेषों को दयाल बागू नदी में फेंक दिया। उन्होंने अपनी तरफ से सारे सबूत मिटा दिए थे और उन्हें ये लगा कि वो अब कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। काफी दिन बीत गए। जब सुमन घर वापस नहीं आया तो सुमन के पिता को चिंता होने लगी। मडिकोंडा संभैया ने परकल पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पहले इसे एक साधारण मिसिंग केस मानकर जांच शुरू की, लेकिन वारंगल ईस्ट जोन की डीसीपी अंकित कुमार को इस मामले में कुछ गड़बड़ी की बू आने लगी। पुलिस ने जब सुमन की मोबाइल लोकेशन चेक की तो आखिरी लोकेशन मुलुगु का वही जंगल वाला इलाका मिला। कॉल रिकॉर्डिंग्स देखने पर पता चला कि गायब होने से पहले सुमन की वेंकटेश्वर लू से बात हुई थी। जब पुलिस ने लावण्या से कड़ी पूछताछ की तो उसकी कहानी में बहुत सारे झोल नजर आए। पुलिस ने जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि लावण्या ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी थी और नरेश और राजू ने मोटी रकम निकाली थी। मुलुगु के गोविंदरावपेट जंगल में तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ जले हुए अवशेष मिले। जैसे ही पुलिस ने वेंकटेश्वर लू को हिरासत में लिया, उसके मोबाइल से वही कत्ल का खौफनाक वीडियो बरामद हो गया। यहीं से लावण्या का सारा खेल खत्म हो गया और कानून का शिकंजा उन सारे लोगों पर कस दिया गया। पुलिस ने एक एक करके इस खौफनाक साजिश में शामिल सभी 5 गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया। मर्डर की मास्टरमाइंड लावण्या, उसका प्रेमी इम्मादी नरेश और उसका भाई पेंडाला राजू और सुपारी लेने वाला वेंकटेश्वर लू और भूकिया राकेश अब पुलिस की सलाखों के पीछे है। इन सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103 कत्ल, धारा 61 आपराधिक साजिश और धारा 238
सबूत मिटाने जैसे बेहद संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी अंकित कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को इस मामले में आरोपियों का पूरा कन्फेशन मिल चुका है। कातिलों के मोबाइल से मिला वो वीडियो और पैसे के लेन देन का रिकॉर्ड इस केस को बेहद मजबूत बनाता है। पुलिस के मुताबिक ये एक वाटर टाइट केस है जिसमें सबूत इतना पुख्ता है कि गुनहगारों का कानून के शिकंजे से बच पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, ये थी कहानी मणिकोंडा सुमन भरत की। 34 साल का एक ट्रैक्टर ड्राइवर और 2 मासूम बेटियों का पिता, जिसकी अपनी ही पत्नी ने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर महज 5 लाख रुपए के लिए एक खौफनाक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा दी। उसे बियर पार्टी के बहाने धोखे से उसे जंगल ले जाया गया और पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। इतना ही नहीं, उन दरिंदों ने इस पूरी हैवानियत की वीडियो रिकॉर्डिंग की ताकि वो बचे हुए पैसे ले सके और बचे हुए हड्डियों को नदी में फेंक दिया। लावण्या, जो कभी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी, उसने अपने आजादी के लिए कत्ल का एक खौफनाक रास्ता चुना। नरेश और राजू, जिन्होंने एक इंसान को मरवाने के लिए बहुत सारे पैसे जुटाए और वो भी इस साजिश में बराबर का हिस्सेदार हो गया। वेंकटेश्वरलू और राकेश जैसे प्रोफेशनल किलर, जिनके लिए एक इंसान की जान की कीमत महज 5 लाख रुपए का एक सौदा था। दोस्तों, क्या कोई पत्नी इतनी पत्थर दिल हो सकती है कि अपनी ही पति की आखिरी चीखों की वीडियो देखे? कानून तो इन 5 गुनहगारों को उसके किए की सजा तो जरूर देगा, लेकिन उन 2 मासूम बेटियों का आखिर क्या होगा, जिनका पूरा संसार उनकी अपनी माँ ने ही उजाड़ कर रख दिया? क्या नफरत और धोखे का अंजाम हमेशा इतना खौफनाक होना चाहिए कि इंसानियत ही शर्मसार हो जाए? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे रहम के काबिल न होने वाले अपराधियों के लिए फांसी से कम कोई सजा होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।